हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू परीक्षा गुरुकुल। आज के इस वीडियो में आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बनता ही है, राइट। करंट अफेयर्स में बन जाएगा या स्टैटिक में भी बन जाता है कभी कभी। तो ये टॉपिक आपने थंबनेल में देख लिया होगा। तो ये हम गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बात करेंगे जो लेटेस्ट या रिसेंट अभी चर्चाओं में आई हैं आपके लिए, ठीक है। तो आपके एग्जाम के लिए बहुत सारी स्कीम्स में से कुछ स्कीम्स को मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा, जो आपके सामने लिस्ट आपको दिख रही होगी, जिसमें फ्यूचर टेक एंड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आपके सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में हम बात करेंगे, राइट। और इंडिया एआई के बारे में बात करेंगे। ऐसे ही हम डिफेंस और स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज में अदिति स्कीम के बारे में बात करेंगे, वीबीजी राम जी के बारे में बात करेंगे, ईएलआई स्कीम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हम इनको थोड़ा सा अलग तरीके से देखेंगे। जैसे कि मैंने बोला कि मैं बहुत सारी स्कीम्स में से कुछ आपके लिए यहाँ पर लेके आया हूँ। तो आपको करना क्या है कि इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करूँगा और इसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। लेकिन साथ ही साथ आपके लिए होमवर्क भी रहेगा कि मैं जितनी भी स्कीम्स यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, आप इनकी वेबसाइट्स पे जाकर के हाल ही में जितनी लेटेस्ट अपडेट्स हुई है, 1 या 2 लाइन में आप उनको देख लेंगे, ठीक है। आपके लिए ही फायदेमंद होगा, बाकी तो मैं यहाँ पे बताऊंगा ही, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0। पहली स्कीम हम ये वाली डिस्कस करते हैं जो कि टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आपको ISM 2.0 में पता क्या होना चाहिए कि ये कौन से मंत्रालय या कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो मीटी के द्वारा किया गया है, जिसको हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, ठीक है। और कब किया गया था? अभी 2026 में किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप इसका ऑब्जेक्टिव सिंपली आप ये बोलेंगे या ऑप्शन टिक करेंगे कि इसमें इंडिया अपना खुद का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाना चाहता है। इसका मतलब ये है कि वो चिप बनाने से लेकर डिज़ाइन सब कुछ इंडिया में ही करना चाहता है, ठीक है। इंपोर्ट पर उसकी निर्भरता कम हो, ये हम इंडिया की इसमें पूरी की पूरी स्ट्रगल इसके पीछे ही कर रहा है। तो यही इसका उद्देश्य है, स्वदेशी आपूर्ति श्रृंखला और एक फुल स्टैक भारतीय आईपी के साथ, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। कि जो चिप बनेगी वो भारत में ही बननी चाहिए, ठीक है। डिजाइनिंग यहीं पे होनी चाहिए। तो ऐसा एक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास करना है। इसके बेनिफिशियरीज कौन कौन रहेंगे, लाभार्थी कौन कौन होंगे? इसके लाभार्थी में आपको देखने के लिए मिलेंगे फैब्रिकेशन एंटरप्राइजेज जितनी भी होती हैं, उसके अलावा जो सामग्री के सप्लायर्स होते हैं या डिज़ाइन के जो डिज़ाइन स्टार्टअप्स हैं जितने भी, वो सारे के सारे इसके लाभार्थी होंगे। तो टोटल बजट इसमें कितना रखा गया है अगले 6 साल के लिए? इसमें लगभग 1.27 लाख करोड़ इतने का इसमें बजट रखा गया है। ये बजट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसमें एक अलग चीज़ क्या की गई है, देखो इसका नाम है ISM 2.0। इसका मतलब ISM 1.0 भी पहले रहा होगा, उसी का सेकंड फेज़ ये है। तो उससे ये कैसे अलग है? उससे ये अलग है कि इसमें टारगेटेड एक तरीके से सब्सिडी दी जाएगी। टारगेटेड सब्सिडी का मतलब क्या है? इसमें पहले जो था ना 1.0 के टाइम पे सभी को इसमें बराबर सब्सिडी मिलती थी, लेकिन अब उन्होंने क्या किया कि मतलब इस पूरी प्रोसेस में, इस पूरे इकोसिस्टम में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे। जैसे फैब्रिकेशन वाले हैं, आपूर्तिकर्ता है, इसमें डिज़ाइन वाले हैं या फिर पैकेजिंग वाले हैं। तो सब अलग अलग काम करते हैं। तो जिसका जितना टफ काम होगा उसको उतनी ज़्यादा सब्सिडी मिलनी चाहिए, मतलब काम के आधार पर सब्सिडी दी जानी चाहिए। तो इस बार जो ISM 2.0 है, इसको टीयर्स में डिवाइड कर दिया, तो 3 टीयर में बना दिया गया है, ठीक है। 3 टीयर में इसको डिवाइड किया गया है। तो पहला जो टीयर है उसमें CMOS आधारित सिलिकॉन फैब्स, जितने भी जैसे मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर वाली जो एडवांस चिप्स बनाई जाती हैं, बनाने वाली फैक्ट्रीज होती हैं, जिनका काम थोड़ा सा मुश्किल और थोड़ा महंगा होता है, तो इसीलिए इसमें सबसे ज़्यादा सब्सिडी भी दी जाएगी, 40% दी जाएगी। ऐसे ही जो टीयर 2 है उसमें 35% की सहायता दी जाएगी, यानी कि जो कंपाउंड और डिस्क्रीट फैब्स होती हैं या जो उन्नत पैकेजिंग होती है, जैसे कि आपका EV, सोलर, 5G में लगने वाली स्पेशल चिप्स होती हैं, ठीक है, या फिर ऐसे चिप्स को पैक करने की जो एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, इन सब के लिए 35% असिस्टेंस यहाँ पे दिया जाएगा। टीयर 2 में रखा गया है इसको। और टीयर 3 जो कि ट्रेडिशनल पैकेजिंग होती है, यानी कि चिप को किसी पैकेट के अंदर पैक करना, जो ये काम होता है कंपेरेटिवली ईजी काम है टीयर 1 टीयर 2 के, तो इसमें 25% का असिस्टेंस दिया जाएगा। तो ये इसमें टीयर जो ISM 1.0 था उससे ही इस तरीके से अलग है। इसमें टारगेटेड सब्सिडी यहाँ पे दी जाएगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है किस तरीके से अलग है। इंपॉर्टेंट अपडेट इसमें ये है कि कैबिनेट ने अभी हाल ही में गुजरात में 2 ऐसे प्लांट को मंजूरी दी है। एक केन्स प्लांट है वहाँ पे, उसको दिया, और एक CG सेमी सुविधा एक साथ यहाँ पे शुरू किया जाएगा गुजरात में, ठीक है। तो ये अपडेट भी आपको पता होनी है। सनद में ये लग रहा है ये वाला प्लांट, OSAT प्लांट, ठीक है। तो अब देखो, मैंने आपको बोला कि आपको इनकी वेबसाइट पर जाके भी देखना है, तो आपको एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ। जैसे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है, तो आप इसके पोर्टल पर जाओगे तो आपका पोर्टल कुछ इस तरीके से खुलेगा, ठीक है। तो मेरा क्यों नहीं खुल रहा है?
इस तरीके से खुलेगा। ठीक है, तो आप इसके पोर्टल पे जाओगे तो आपको यहाँ पे सारे दिख जाएंगे ऊपर, अबाउट ISM 1.2 2.2 सब दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, सेमिकॉन इंडिया के बारे में आप पढ़ लोगे। ठीक है, नोटिफिकेशंस ये वो सब। इसमें आप नीचे आओगे ना तो इसके बारे में जो मैंने लिखा है वहाँ पे वो यहाँ से उठा करके लिखा है ना सारा, इसके ऑफिशियल वेबसाइट से। तो इसमें आपको देखो यहाँ पे जो मैं भी आपको पढ़ा रहा था वो ये वाला है। ठीक है, काम भी नहीं कर रहा अच्छे से अभी। ठीक है, ये वाली PDF थी। तो ऐसे आप नीचे आओगे ना तो आपको यहाँ पे अलग अलग इनके अपडेट्स देखने को मिलेंगे। तो आप एक एक लाइन में इनको देख सकते हैं क्या क्या अपडेट्स रिसेंटली हुई हैं। बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स होती है उनमें से कुछ आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, और उसके इंपॉर्टेंट तो मैं आपको दिखाई रहा हूँ PDF में। आपको ऐसे जा करके थोड़ा थोड़ा टाइम आपको इनकी वेबसाइट पर जाकर दे देना है ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट वहाँ से ना छूटे। ठीक है, इसके लिए आपको ये करना रहेगा। जैसे ये ग्राउंड ब्रेक, ये देखो आप यहाँ पे, ग्राउंड ब्रेकिंग ऑफ इंडियाज फर्स्ट एडवांस 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट इन उड़ीसा। तो क्वेश्चन बन सकता है ना कि कहाँ पे लगी है ये, तो उड़ीसा में लगी है। ठीक है, इसका क्या काम होगा यहाँ पे दिया गया होगा सारा इसके अंदर। तो आपको इस तरीके से इनको एक एक लाइन में देख लेना है। ठीक है, जितने भी अपडेट्स यहाँ पे आपको दिख रही है। ठीक है, चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो अपनी अगली स्कीम है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग देख लेते हैं इंडिया AI मिशन के बारे में। ठीक है, आपके टेक्नोलॉजी और AI से अगेन एक इम्पॉर्टेंट मिशन, इंडिया AI मिशन। तो सेम इसमें भी हम लोग पहले मंत्रालय देखेंगे कि कौन सा मंत्रालय इसको लॉन्च कर रहा है या चला रहा है। तो इसको MeitY, अगेन वही मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का ये मिशन है। इसका उद्देश्य आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका? सबसे पहले AI कंप्यूटिंग तक पहुंच का लोकतांत्रिकरण। मतलब जितने भी ऐसे सिस्टम कंप्यूटर्स हैं जो AI चलाएंगे, जिनसे AI चलेगा कहने का मतलब है, तो उन तक पहुंच सभी की होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी तक ही उनकी पहुंच सीमित हो जाए और बाकी लोग AI का यूज़ अपने जीवन में ना कर पाएँ। तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसको बोला जाता है लोकतांत्रिकरण। तो इसका डेमोक्रेटाइजेशन या फिर लोकतांत्रिकरण करना, और उसके साथ साथ स्वदेशी LLMs का विकास करना। अब स्वदेशी LLMs का विकास का मतलब ये है, जैसे आप लोग ChatGPT या जेमिनी यूज़ करते होंगे तो वो अपना इंडिया का नहीं है। तो ऐसे ही अपने इंडिया के AI मॉडल्स को तैयार करना, इंडिजिनस होने चाहिए, उनको बोलते हैं LLMs। तो उनका विकास करना इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा इसका? मैंने मतलब इसके बेनिफिशरीज़ कौन होंगे? इसके बेनिफिशरीज़ होंगे AI स्टार्टअप्स या रिसर्चर्स, शोधकर्ता जिनको बोलते हैं, और जो सार्वजनिक क्षेत्र है, सरकारी विभाग है, उन सभी को इसका फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा। अब जो इंडिया AI मिशन है, इसके 3 मेन पिलर्स हैं। आपको एक गोल सा डायग्राम दिख रहा होगा। इसमें सबसे अंदर वाला है इसका कंप्यूटर कोर, फिर डेटा लेयर, और थर्ड है आपका स्किल एंड स्टार्टअप्स। तो जो सबसे अंदर वाली लेयर है, कंप्यूटर कोर इसको बोलते हैं, ये बेसिकली इस पूरे मिशन का इंजन है। एक इंजन के तौर पे काम करेगा। जैसे किसी गाड़ी के लिए जो रोल इंजन का होता है, वही रोल इसमें कंप्यूटर कोर का है। इसके तहत या इसमें लगभग 10,000 से ज़्यादा GPUs की स्थापना की जाएगी। अब GPU एक तरीके से वो चिप होती है जो AI को ट्रेन करता है। जैसे ChatGPT, जेमिनी चल रहा है, तो इनको कहीं तो ट्रेन किया गया होगा जिनके माध्यम से आपको आप रिजल्ट्स निकाल के देते हैं, राइट। तो इनको ट्रेन करने का काम GPUs करते हैं। तो भारत में ऐसे ही 10,000 प्लस GPUs की स्थापना करना इसका लक्ष्य है, जिसमें लगभग 10,371 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें सार्वजनिक निजी बुनियादी ढांचा भी तैयार किया जाएगा। मतलब सरकार और प्राइवेट कंपनीज मिल करके डेटा सेंटर्स बनाएंगे जिसमें कि GPUs की स्थापना की जाएगी और उसके तहत AI मॉडल्स को ट्रेन किया जाएगा, LLMs को ट्रेन किया जाएगा, जो कि इंडिजिनस होंगे। ठीक है, पूरी बात ये थी। सेकंड लेयर इज डेटा लेयर। जो सेकंड इसका लेयर है, डेटा लेयर में इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें एक तरीके से ये AI का खाना है। जैसे आप गाड़ी में पेट्रोल डालते हो, अपने शरीर में भोजन डालते हो, तो ऐसे ही इसके लिए डेटा फीड करना, राइट। तो डेटा इसके लिए इसका खाना है। तो इसके लिए AI कोष प्लेटफॉर्म को तैयार किया जाएगा, यानी कि इंडिया का अपना डेटा का भंडार होगा। इनको ट्रेन करने के लिए, इनमें डेटा फीड करने के लिए हमें डेटा विदेशों से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हमारा अपना डेटा ही काफ़ी होगा इनको ट्रेन करने के लिए, जिन LLMs को हम बनाएंगे। ठीक है, तो ये कौन करेगा? इसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनेगा, AI कोष प्लेटफॉर्म बनेगा, और इसमें लगभग 7,500 से ज़्यादा डेटा सेट होंगे। यानी कि AI को सिखाने के लिए जो डेटा बनेगा उसके लिए 7,500 से ज़्यादा डेटा सेट्स इसमें बनाए जाएंगे, और 273 या 273 ओपन सोर्स मॉडल्स होंगे। यानी कि कुछ AI मॉडल्स ऐसे भी होने चाहिए जिनको फ्री में यूज़ किया जाएगा। तो ऐसे 273 ओपन सोर्स मॉडल्स होंगे जिनको आप फ्री में यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इसका सेकंड लेयर हो गया। थर्ड इज ऑल अबाउट स्किल्स एंड स्टार्टअप्स। जैसे कि कंप्यूटर में CPU होता है, आपका अपना माइंड होता है, ऐसे इस मिशन के लिए एक दिमाग के तौर पर काम करेगा स्किल्स एंड
स्टार्टअप्स। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में फ्यूचर स्किल्स डेटा लैब्स इसमें बनाई जाएंगी, जिसमें कि जो छोटे शहर हैं उनमें लोगों को एआई के बारे में सिखाने के लिए, ताकि उनको एआई की नॉलेज हो, तो एआई लिटरेट बनाने के लिए वहाँ पे एक तरीके से सेंटर्स बनाए जाएंगे। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें मिलेंगी तो उसके बाद हमारा इंडिया एआई मिशन सक्सेसफुल होने की तरफ आगे बढ़ेगा। इसमें इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है 2026 की, कि हमारे देश में आपने देखा होगा फरवरी में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 को आयोजित किया गया था, जो कि इससे पहले फ्रांस में हुई थी। इंडिया फ्रांस ने मिलकर उसको किया था फ्रांस में, तो वहाँ पे ही अनाउंस कर दिया गया था कि अगले साल इंडिया में होगी, तो अगले साल इंडिया में हुई। लेकिन फ्रांस वाली का नाम इंडिया एआई समिट नहीं था, राइट, उसका नाम कुछ और था। इंडिया में समिट हुई तो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट उसका नाम रखा गया था। इसमें रियायती कंप्यूटिंग सक्रिय लिखा गया। इसका मतलब ये है कि जो अब स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप्स को जो जीपीयूज़ हैं, जितने भी हम जीपीयूज़ की बात ऊपर कर रहे थे, ये बहुत सस्ती दरों में मिल जाएंगे। जैसे पहले जो था लगभग 1 घंटे का 400 से 500 रुपया लगता था इनको यूज़ करने का, लेकिन अब जो स्टार्टअप्स होंगे इसके लिए उनको एक ऑन एन एवरेज 65 रुपीज़ पर घंटे की दर से जीपीयूज़ उपलब्ध हो जाएंगे। इसके लिए 38,000 से ज़्यादा जीपीयूज़ भारत में बनाए जाएंगे इसके लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे अपडेट है आपकी। तो ये मिशन स्टार्टअप्स के लिए 10,000 से ज़्यादा जीपीयूज़ वाला एक कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए 10,371 करोड़ रुपए का बजट प्रदान करता है। ये एक लाइन में इसकी समरी है। तो ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। ऐसे ही जैसे मैंने पिछले वाले न्यूज़ में आपको बताया था, तो ऐसे ही आपको इसमें भी इसकी वेबसाइट पर चले जाना है। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को वहाँ पे देख लेना है। तो इसकी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो इंडिया एआई समिट आप देख लेना, तो यहाँ पे आप जाएंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ऊपर ये सब मैंने आपको बता दिया है, तो ये आपको नहीं देखना, मतलब देखना चाहे देख सकते हैं, इसका समरी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा था अभी, उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट ऑनेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा फ्रांस एआई एक्शन समिट में ही इसको अनाउंस कर दिया गया था, और 19-20 फरवरी जो कि न्यू दिल्ली में इसको होस्ट किया गया था भारत के द्वारा। इट विल बी द फर्स्ट एवर ग्लोबल एआई समिट होस्टेड इन द ग्लोबल साउथ। जो इंडिया में हुई थी वो फर्स्ट एवर ऐसी ग्लोबल एआई समिट है जो कि ग्लोबल साउथ में हुई थी। ठीक है, तो इंडिया में ही हुई थी एआई इम्पैक्ट समिट, तो ये आपको याद रखना है। अब इस एआई समिट में क्या बोलते हैं कि कुछ फाउंडेशनल इसके कुछ पिलर्स थे। ठीक है, कुछ इसके फाउंडेशनल पिलर्स थे जिनको सूत्र बोला जाता है, सूत्रास बोला जाता है, और वो 7 इंटरकनेक्टेड चक्रास के अंतर्गत उनको 3 सूत्र में बांधा गया था। अब वो 3 सूत्र और 7 चक्र क्या हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे देख लो, जो इंडिया एआई मिशन था उसके पिलर्स आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, पहले आप इनको देख लो, फिर वो आपको दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पे इंडिया एआई पिलर्स जो कि आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक, आपको ये भी पढ़ लेना है। अब जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 7 सूत्र 3 सूत्र और 7 चक्र क्या थे, ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके बन सकता है। तो क्या क्या है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इसके बारे में सारा देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे आएंगे तो द 3 सूत्राज शेपिंग द सस्टेनेबल एआई फ्यूचर आर पीपल, प्लैनेट, प्रोग्रेस। क्वेश्चन बन सकता है कि वो 3 सूत्र क्या है, तो वो है पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि वो 7 चक्र कौन कौन से जिसकी बात एआई इम्पैक्ट समिट में की गई थी, जो बेसिकली थीम भी है इसकी, तो वो क्या है, द थीम्स ह्यूमन कैपिटल, यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल, इंक्लूजन फॉर सोशल एम्पावरमेंट, सेफ एंड ट्रस्टेड एआई, साइंस, रेजिलियंस, इनोवेशन एंड एफिशिएंसी, डेमोक्रेटाइजिंग एआई रिसोर्सेज और एआई फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल गुड। ठीक है, याद रखना कि 3 सूत्र हैं, 7 चक्र हैं। 3 सूत्र मैंने आपको बता दिया ऊपर, 7 चक्र आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर ये हमारी क्लास चल रही होती प्रॉपर कोर्स में, उस तरीके से आपको पूरा डिटेल में समझाता। अभी ये वीडियो है तो हम लोग इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ रहे हैं। बाकी ये सब आपके लिए होमवर्क में, आपको यहाँ पे वेबसाइट पर जाना है। इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें आपको देख लेनी है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने अगले स्कीम की तरफ अपना ध्यान बढ़ाते हैं। ठीक है, चलो अब एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर लेते हैं पहले, क्योंकि सर्वाइवल भी बहुत ज़रूरी है ना। तो आपकी इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए 2 तरीके के कोर्स हमारे पास हैं। एक तो आपका मॉक टेस्ट सीरीज़ और एक आपका कंप्लीट प्रिपरेशन। तो आपको जो भी लगता है कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है, आपको जो भी आपके लिए कोर्स उपयुक्त है, आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। प्राइस आपके सामने लिखे हुए हैं दोनों के। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हो तो उसके लिए मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है, आप सभी को पता है, राइट। तो मॉक टेस्ट आपको लगाने चाहिए, तो क्वालिटी के मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे यहाँ पे। और उसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको मॉक टेस्ट के अलावा कुछ अन्य मैटर भी चाहिए जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, जैसे कि यूट्यूब की जो क्लासेज हैं इनका नोट्स, और इसके अलावा 1000+ जीके जीएस वन लाइनर्स, ठीक है, और ऑनलाइन मॉक टेस्ट इसमें होंगे ही। अगर ये पूरा आपको पैकेज चाहिए तो आप इसको भी परचेज कर सकते हैं। दोनों के प्राइस यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो आपको उपयुक्त लगता है आप उसको देख लीजिए अपने हिसाब से। ठीक है,
तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको भी क्वालिटी कंटेंट मिलेगा एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट, और हमारा भी यहाँ पे सर्वाइवल थोड़ा और मजबूत हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग अपने अगली स्कीम को देख लेते हैं। तो जो हमारी अगली स्कीम है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे ये है ECMS। अब ECMS क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स से कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे आप लोग लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट या जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स आप यूज़ करते हैं, उसमें कुछ छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, राइट। उनको भी हम लोग विदेशों से इम्पोर्ट करते हैं कई बार। तो हमें इसके अंदर ये करना है कि उन सभी को हम लोग अपने देश में ही मैन्युफैक्चर कर पाएँ, ठीक है। तो उसके लिए ये स्कीम, ये योजना उसके लिए लाई गई है। अगेन इसके लिए मंत्रालय कौन सा है? मीटी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इस स्कीम की शुरुआत की गई थी 2025 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वही जो मैंने शुरुआत में बताया कि जो हाई प्राइस वाले इलेक्ट्रॉनिक सब असेंबलीज हैं उनके निर्माण के लिए एक आत्मनिर्भर इकोसिस्टम को तैयार करना। ये तो भारी भरकम शब्द में बता दिया। आसान शब्दों में क्या होगा, इसको कैसे बोलेंगे कि जैसे आप फ़ोन, टैबलेट, मोबाइल जो भी आप यूज़ कर रहे होंगे उसमें जितने भी ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिनका प्राइस बहुत हाई होता है, ठीक है, तो वो सब आपके ही अपने ही देश में बन पाए, उसके लिए एक ऐसा इकोसिस्टम हमें बनाना है, ठीक है, ताकि हम सब सारी चीज़ें अपने ही देश में अपने ही देश में बना पाएँ, उसको हमें चाइना से या किसी भी देश से इम्पोर्ट ना करना पड़े। इसके लिए 2030 तक $500 बिलियन की वैल्यू के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है कि हमें जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के ये पार्ट्स यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेंगे, कम से कम $500 बिलियन का वैल्यू उसका होना चाहिए 2030 तक, ये हमारा लक्ष्य है। 2025 में जब ये स्कीम लाई गई थी तो उस टाइम पे इसका जो बजट था वो 22,919 करोड़ रुपए का था, लेकिन एक ही साल के अंदर अंदर इसका बजट 40,000 करोड़ लगभग डबल कर दिया गया है। जो बजट पेश किया गया था ना 2026-27 पे, उसमें इसको बढ़ाया गया है। क्यों बढ़ाया गया? क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, ठीक है, इसकी वजह से इसको बढ़ाया गया। अब जो बढ़ाया हुआ बजट है, ये बजट किस किस चीज़ में यूज़ किया जाएगा, इसका स्कोप क्या है? तो इसको यूज़ किया जाएगा बेसिकली चार चीज़ें हैं, इनको बनाने वाली कंपनीज़ को मदद मिलेगी इस बढ़े हुए बजट से। अब वो चार चीज़ें क्या क्या हैं? सबसे पहले PCB, जिसको बोलते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। दूसरा आपका डिस्प्ले मॉड्यूल्स, यानी आपके मोबाइल, लैपटॉप की स्क्रीन्स वगैरह, इसके लिए इनको जो कंपनीज बनाते होंगे उनके लिए। अगला है आपका कनेक्टर्स, जैसे कि आपके फ़ोन में, लैपटॉप में चार्जिंग पोर्ट्स होते हैं, वायर जोड़ने वाले जो पार्ट्स होते हैं वो सारे। और एक ऑप्टिकल जो ट्रांसीवर्स होते हैं, जैसे 5G या फिर इंटरनेट के लिए लाइट वाले जो पार्ट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें। तो इन सब चीज़ों को जो बनाती हैं कंपनीज, तो उनके लिए ये स्कोप, यहाँ पे ये बजट को इन स्कोप्स में यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो 2026 के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट इसमें ये है कि जैसे मैंने बताया कि इसका बजट इसीलिए बढ़ाया गया क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड इसकी हो रही थी कंपनीज़ के बीच में फैक्ट्रीज लगाने के लिए, तो इसको बढ़ाया गया। और भारी निवेश के कारण इसमें लगभग 106 प्रस्ताव इसमें स्वीकृत किए गए हैं। मतलब इतनी सारी कंपनीज ने फैक्ट्री लगाने के लिए अप्लाई किया कि सरकार को बजट ही बढ़ाना पड़ा अपना, ठीक है। अब तक 106 कंपनीज हैं जिनको अप्रूवल मिल चुका है, हो सकता है आगे जाके और बढ़ जाए, ठीक है। तो आपको ये इसके अंदर याद रखना था। चलो आगे बढ़ते हैं, इतना इंपॉर्टेंट था इस स्कीम से। अगली चीज़ जो आपके लिए है वो है बायो फार्मा शक्ति, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको आप 4 स्टार मार्क कर सकते हैं, मेरी तरफ से क्वेश्चन आना चाहिए आपके एग्जाम में, ठीक है। तो बायो फार्मा शक्ति योजना के बारे में देखते हैं क्या चीज़ें इसके अंदर हैं। सबसे पहली बात तो हेल्थ केयर और मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित ये स्कीम है, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप मंत्रालय की बात करोगे तो रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उसका जो फार्मास्यूटिकल्स डिपार्टमेंट है उसने इसको लॉन्च किया है इस स्कीम को, और इसको 2026 में ही लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों लाई गई है ये स्कीम? इसका ऑब्जेक्टिव है कि जितनी भी जेनरिक दवाइयाँ होती हैं उनसे उन्नत बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर हब की ओर भारत का संक्रमण होना चाहिए। मतलब क्या है इसका ऑब्जेक्टिव? समझो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ये तो भारी भरकम शब्दों में हो गया। तो अब तक भारत में सस्ती जेनरिक दवाइयाँ बनती थी, जैसे आप पैरासीटामोल खाते होंगे, राइट। और पैरासीटामोल तो हमारे देश में टॉफ़ी की तरह खाई जाती है। जब कोविड-19 आया था तो लोगों ने टॉफ़ी के भाव में, मतलब टॉफ़ी समझ करके पैरासीटामोल को खाया था, और अभी भी ऐसा ही चलता है। थोड़ा सा बुखार आता है, लोग पैरासीटामोल खा ले, खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, राइट। तो ये जितनी भी जेनरिक दवाइयाँ होती हैं इनसे शिफ्ट करके अपना फोकस, इससे हट करके भारत को और भी ज़्यादा उन्नत बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर हब की ओर ले आना, यानी कि जितनी भी जो दवाइयाँ होती हैं कैंसर के लिए, डायबिटीज़ के लिए, जो एडवांस दवाइयाँ होती हैं उसकी तरफ भारत का ध्यान आकर्षित करना, उसकी तरफ भारत को लेकर जाना, ये इसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ये याद रखना। इसमें अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ का एक्सपेंडिचर किया जाएगा। इसके लिए बजट रखा गया है कि हम इतना खर्चा करेंगे इस स्कीम के लिए अगले 5 सालों में। और जो ये खर्चा किया जाएगा किस किस चीज़ पे किया जाएगा? सबसे पहले तो संस्थान और नेटवर्क पे किया जाएगा, यानी कि 3 नए NIPRs की स्थापना की जाएगी।
और जो 7 अभी हैं मौजूदा हैं उनको और ज़्यादा डेवलप किया जाएगा और ज़्यादा उन्नत उनको बनाया जाएगा। क्या है ये NIPRs? जैसे टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो दर्जा IITs को है ना, तो वही फार्मास्यूटिकल्स के फील्ड में इनको है, ठीक है, NIPRs को होता है। तो सेम चीज़ है, मतलब फार्मा के क्षेत्र में NIPRs और आपके टेक्नोलॉजी के फील्ड में IITs एक ही बात है, यानी कि फार्मा के लिए रिसर्च की जाती है इनमें। तो 7 अभी जो है उनको उन्नयन किया जाएगा उनका, और 3 नए बनाए जाएंगे, यानी कि टोटल 10 बनाए जाएंगे। इसके साथ साथ ICMR के तहत 1000 मान्यता प्राप्त क्लिनिकल परीक्षण साइट्स इसमें क्रिएट किए जाएंगे, यानी कि जो भी दवाइयाँ बनेंगी उनको टेस्ट करने के लिए कुछ क्लिनिकल टेस्टिंग साइट्स बनाई जाएंगी। तो ICMR के तहत ये 1000 बनाई जाएंगी, 1000 मान्यता प्राप्त बनाई जाएंगी, राइट। तो ये है, और इसके लिए जो नियामक होगा, ठीक है, तो इसके लिए नियामक होगा, यानी कि इसका जो अप्रूवल होगा उसको तेज़ करने का एक तरीका है ये, जिसमें त्वरित अनुमोदन के लिए CDSCO के तहत एक डेडिकेटेड साइंटिफिक रिव्यू कार्डर का गठन किया जाएगा। जितनी भी दवाइयाँ होती हैं ना, उन सबको अप्रूवल CDSCO के द्वारा दिया जाता है। तो इसके तहत जो ये दवाइयाँ बनेंगी, जो भी बायोसिमिलर्स और बायोलॉजिक्स बनेंगे, तो उसमें CDSCO के तहत एक डेडिकेटेड साइंटिफिक रिव्यू कार्डर को स्थापित किया जाएगा, ताकि इनको अप्रूवल देने में कोई देरी ना हो, लेटेंसी ना हो, जल्दी से इनको अप्रूवल मिल जाए, ये होगा, ठीक है। तो इसमें जो बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर हब है ना, इसका मतलब आप समझ लीजिए, इसमें केवल मतलब दवाइयों से नहीं है, बल्कि दवाइयों के साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसके अलावा सप्लाई चेन्स जो बीच में होती हैं, राइट, इन सभी को भी इसमें लिया जाएगा, यानी कि इन सभी चीज़ों को भारत में ही किया जाएगा। सप्लाई चेन्स हो गई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, दवाइयों को मैन्युफैक्चर करना हो गया, पैकेजिंग का काम हो गया, ये जितना भी पूरा इकोसिस्टम है इसको भारत में ही बनाया जाए और भारत को इसकी तरफ आगे बढ़ाया जाए, ये इसका उद्देश्य है, ठीक है। तो 2026 की इंपॉर्टेंट अपडेट इसमें यह है कि जो भी फर्मेंटेशन बेस्ड ड्रग्स होती हैं उनके लिए एक नई रूल बुक बनेगी, ठीक है, न्यू रूल बुक बनेगी, एक संचालन ढांचा बनाया जाएगा और बना दिया गया है बेसिकली। तो 2026 की अपडेट है ये, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब ये फर्मेंटेशन बेस्ड ड्रग्स कौन सी होती हैं, जैसे कि जो आपका इंसुलिन होता है या एंटीबायोटिक्स होती है, उनके बल्क प्रोडक्शन के लिए एक नया संचालन ढांचा है, एक न्यू रूल बुक इसमें बनाई जाएगी, ठीक है। तो जो एग्जाम पॉइंट के लिए जो भी मैंने ऊपर बात करी वो सब एक लाइन में यहाँ पे लिख दिया है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये था आपके लिए इंपॉर्टेंट इस स्कीम से। अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी अगली स्कीम की तरफ, देखते हैं आगे क्या है। चलो नेक्स्ट है आपका अदिति योजना, अदिति स्कीम आईडेक्स आपका 2018 में लॉन्च किया गया था, एक डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया एक प्रोग्राम है। एक्सीलेंस मतलब इनोवेशंस इन डिफेंस एक्सीलेंस इसको बोला जाता है। तो इस आईडेक्स के तहत अभी अदिति योजना लाई गई है। आईडेक्स क्या काम करता है? आईडेक्स मतलब इसमें लोकल जो स्टार्टअप्स हैं या माइक्रो बिजनेसेस हैं, तो इन सभी को मिलिट्री के लिए, आर्मी के लिए या एरोस्पेस के लिए नई टेक्नोलॉजीज़ को लाने के लिए प्रमोट किया जाता है। तो इसके ही तहत अदिति स्कीम लाई गई है अभी। तो अदिति स्कीम भी डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा लाई गई है। इसका जो रक्षा उत्पादन विभाग है उसके द्वारा इसको लाया गया है और इसका उद्देश्य आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका जो उद्देश्य है रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए डीप टेक सैन्य नवाचार को गति देना। इसका मतलब कहने का ये है कि सेना के लिए जो नए ड्रोन्स हैं, AI, क्वांटम जैसी टेक्नोलॉजीज़ इंडिया के स्टार्टअप्स के द्वारा बनवाना, ताकि हमें इंपोर्ट पे निर्भर कम होना पड़े। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। इसके लिए कुल 750 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है और 30 महत्वपूर्ण जो टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे क्वांटम, एंटी ड्रोन एक्सेट्रा, ऐसे सारे के सारे इन सब चीज़ों को करने के लिए ये बजट खर्च किया जाएगा। ऐसी 30 टेक्नोलॉजीज़ पे इनको प्राप्त करने के लिए खर्च किया जाएगा इंडिजीनियसली, ठीक है। तो जो ये बजट है, इस बजट को 3 तरीके से, 3 लेयर में इसको बांटा जाएगा, एक तरीके से कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसकी फंडिंग 3 लेयर फंडिंग है यहाँ पे। पहली स्टैंडर्ड आईडेक्स, फिर आईडेक्स प्राइम और तीसरी अदिति है मेन। तो स्टैंडर्ड आईडेक्स के बारे में देख लेते हैं। स्टैंडर्ड आईडेक्स में आपको 1.5 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा यहाँ पे। मतलब ऐसे स्टार्टअप्स जो छोटे आइडियाज़ पे या प्रोटोटाइप पे काम कर रहे हैं, तो उसके लिए इतना अनुदान दिया जाएगा स्टैंडर्ड आईडेक्स में। जो आईडेक्स प्राइम है इसमें 10 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो स्टार्टअप्स बड़े प्रोजेक्ट्स पे या प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं उस पर यह दिया जाएगा। थर्ड आपका अदिति, जो मेन टीयर है, इसका सर्वोच्च टीयर यही वाला है। इसमें पर स्टार्टअप 25 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। इसमें मतलब वो स्टार्टअप्स जो बिल्कुल गेम चेंजर टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, तो उसको इस टीयर के अंदर रखा जाएगा और उनको इतना अनुदान दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसका एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे टूल,
टेक्नोलॉजी वॉच टूल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में लिखा हुआ। ये क्या है, मतलब इसका ये है कि सेना की ज़रूरतों को सीधा स्टार्टअप से जोड़ने के लिए एक टूल बनाया गया है, ठीक है, ताकि सेना बताए कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है और स्टार्टअप से बना दे, उनके बीच में लिंक करने के लिए एक टेक्नोलॉजी वॉच टूल बनाया गया है इसके लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। 2026 की अपडेट क्या है कि 2026 में 58 प्रोटोटाइप अधिग्रहण के लिए स्वीकृत और 45 सक्रिय अनुबंध हस्ताक्षरित हो गए। मतलब अभी तक जो ये वाला है ना स्टैंडर्ड आईडेक्स, इसमें हमने देखा था कि प्रोटोटाइप्स को इसमें बनाया जाएगा और उसके लिए 1.5 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। तो ऐसे 58 प्रोटोटाइप्स का अधिग्रहण एक्विजिशन अभी तक कर लिया गया है 2026 में, और ऐसे 45 एक्टिव जो कॉन्ट्रैक्ट है उनको साइन भी कर लिया गया है, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अदिति स्कीम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखना इसको। अदिति सर्वोच्च आईडेक्स टीयर है, मतलब ये आईडेक्स का सर्वोच्च टीयर है अदिति, जो 30 महत्वपूर्ण डीप टेक सैन्य तकनीकों को विकसित करने के लिए पर स्टार्टअप 25 करोड़ रुपए तक का भारी अनुदान प्राप्त करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देख लेनी है यहाँ पे। अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे है, वो इसकी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे दूसरी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि ये है इसका फुल फॉर्म मैं बताना भूल गया था, एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आईडेक्स, ये इसका फुल फॉर्म है, आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। इनका बजट यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, और 3 साल के लिए 2023-24 से 2025-26 तक के पीरियड के लिए इसको लाया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इसमें याद रख लेनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बड़ा छोटी सी स्कीम या ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिखे गए हैं, इतने में खत्म हो जाता है, आप इसको देख लेना आराम से, ठीक है। चलो तो तब तक हम लोग अब बढ़ते हैं आगे। तो अपना जो कहाँ गया, ये रहा अपना, ठीक है। अगली स्कीम देख लेते हैं। अगली स्कीम आपकी पीएम रिसर्च चेयर स्कीम, में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप 3 स्टार मार्क कर सकते हैं, ठीक है, 3 स्टार। इसमें क्या है, ये आपकी एजुकेशन और साइंस की तरफ से ये स्कीम आई है, यानी कि शिक्षा मंत्रालय की तरफ से ये स्कीम है, जिसको 2026 में ही इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसका ऑब्जेक्टिव देख लीजिए कि विदेशों में काम कर रहे शीर्ष भारतीय मूल के शोधकर्ताओं को रणनीतिक डीप टेक अनुसंधान के लिए वापस लेके आना। यानी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे बहुत सारे भारतीय मूल के इंडियन साइंटिस्ट्स या प्रोफेसर्स वहाँ पे उनके लिए काम कर रहे हैं। इसको बोला जाता है ब्रेन ड्रेन। यानी जैसे आपने देखा होगा कि दादा भाई नौरोजी ने एक ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी कि कैसे अंग्रेज हमारे देश से पूरी धन संपत्ति लूट के चले गए थे, इसको ड्रेन ऑफ वेल्थ बोला जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारे भारतीय एक अच्छे जीवन की आशा में, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, एक बेहतर भविष्य के उसके लिए उसको देखते हुए दूसरे देशों में बस जाते हैं और वहाँ पे जाकर के काम करते हैं और अपनी आजीविका अर्जित करते हैं। तो ये जो ड्रेन है, जो हमारे देश का एक इंटेलेक्चुअल ड्रेन है और ब्रेन है, वो वहाँ चले जाता है। तो भारत से ब्रेन का ड्रेन होना शुरू हो जाता है। तो इस ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए, और जो ब्रेन ड्रेन हो चुका है, इस ब्रेन को वापस गेन करने के लिए, ठीक है, ब्रेन गेन करने के लिए ये स्कीम लाई गई है। समझ रहे हैं आप इस बात को। तो जितने भी अच्छे टॉप क्लास के साइंटिस्ट या प्रोफेसर्स वहाँ काम कर रहे हैं, वो भारत में आए और भारत के लिए स्ट्रेटेजिक डीप टेक रिसर्च करें, तो वो काम इस स्कीम के तहत यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। इस योजना के, इस स्कीम के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जैसे सबसे पहले लक्ष्य इसका, अगले 5 सालों में 120 वैश्विक रिसर्च फेलो और चेयर, मतलब 120 टॉप साइंटिस्ट को अगले 5 साल में IITs जैसे हमारे देश में होती हैं, तो IITs में चेयर प्रोफेसर की सीट देनी है उनको। और विशेष रूप से 7 प्रमुख IITs की बात इसमें चल रही है, यानी कि दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, कानपुर, हैदराबाद, खड़गपुर और ISM धनबाद। इनके जो चेयर है वहाँ पे इनको चेयर प्रोफेसर की सीट यहाँ पे दी जाएगी। इन 7 जगहों पे ये बात की गई है। और इनका मेन फोकस है 13 रणनीतिक क्षेत्र, जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग, AI, सेमीकंडक्टर जैसे बाकी 13 स्ट्रेटेजिक फील्ड है, जिनमें रिसर्च करने के लिए इनको यहाँ पे वापस लाने की कोशिश की जाएगी इस स्कीम के तहत, ठीक है। इसकी जो महत्वपूर्ण अपडेट है, उद्घाटन बैच के लिए 1 जून 2026 को एकीकृत आवेदन पोर्टल लॉन्च कर दिया गया। जिसको भी यहाँ पे अप्लाई करना है ऐसे साइंटिस्ट को या प्रोफेसर को, उनके लिए 1 जून 2026 को एक इंटीग्रेटेड आवेदन पोर्टल को लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है। इसका सटीक लक्ष्य है कि 13 डीप टेक विषयों में 120 वैश्विक भारतीय मूल के वैज्ञानिकों को विशेष रूप से इन 7 IITs में यहाँ पे रिसर्च फेलो और चेयर की सीट को दे देना है उनको यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना। तो नेक्स्ट आपका डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर्स, यानी कि समर्पित दुर्लभ मृदा गलियारे, ठीक है। तो इसको देखते हैं। ये पहली बात तो ये एनवायरनमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत आएगा। इसके लिए जो मंत्रालय है वो खान मंत्रालय और वित्त मंत्रालय। खान मतलब आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस होती है और आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य क्या है, तो बीच सैंड माइनिंग से लेकर रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के निर्माण तक मूल्य श्रृंखला को एकत्रित करना। यानी जो बीच सैंड माइनिंग होती है, वहाँ रेत में मोनाजाइट नाम का एक खनिज मिलता है जिससे आपको रेयर अर्थ मिलता है। तो उससे हम लोग रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट बनाएंगे। तो वहाँ
वहाँ से लेकर के ये मैग्नेट के निर्माण तक का जो पूरा चेन बनेगी, इस पूरी मूल्य श्रृंखला को एकीकृत करना है, इंटीग्रेट करना है। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। और हमें ताकि चाइना जैसे देशों पर इंपोर्ट के लिए डिपेंड ना होना पड़े, इसके लिए भी वो भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। इसके बेनिफिशरीज कौन कौन होंगे? स्वच्छ ऊर्जा निर्माता, ईवी उद्योग होगा, रक्षा, एरोस्पेस, ये सारे के सारे इसके बेनिफिशरीज होंगे। ठीक है, मतलब जैसे कि विंड टर्बाइन, इलेक्ट्रिक कार, मिसाइल्स, फाइटर जेट में लगने वाले जो पावरफुल मैग्नेट्स होते हैं वो बनाए जाएंगे भारत में ही इनके द्वारा। ठीक है, तो इसके बाकी कुछ मेन पॉइंट्स देख लीजिए। तो ये फोकस इसका है बीच सैंड मोनाजाइट भंडार। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो रेत में मोनाजाइट खनिज मिलता है तो उससे बनता है। तो जो बीच सैंड मोनाजाइट भंडार है, रिजर्व्स है, वो सब एरियाज़ इसके फोकस में रहेंगे। और इसका एकीकरण के बारे में अगर आपको देखना होगा तो 7,280 करोड़ की REPM विनिर्माण योजना का ये पूरक है। ठीक है, मतलब ये है कि 1 और 2 को अगर आपको अच्छे से समझना है इन दोनों को, तो समुद्र के किनारे ना रेत में मोनाजाइट खनिज मिलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो उसमें से रेयर अर्थ निकलता है। ठीक है, तो मैप में आपको ये यहाँ पे दिख रहे होंगे 4 स्टेट्स में, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, इन 4 राज्यों में मेनली ये पाया जाता है। तो यहाँ पर सरकार 7,280 करोड़ रुपए खर्च करके REPM की फैक्ट्रीज लगाएगी। REPM मतलब रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के निर्माण के लिए फैक्ट्रीज लगाएंगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसका लक्ष्य है। और इसके तहत 6,000 MTPA एकीकृत क्षमता का निर्माण किया जाएगा। MTPA मतलब होता है मीट्रिक टन पर एनम, यानी हर साल 6,000 मीट्रिक टन मैग्नेट बनाने का टारगेट है। इन 4 जगहों पे फैक्ट्री लगा करके ऐसा किया जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका महत्वपूर्ण अपडेट जो है आपका 2026 से, वो है कि 13.15 मिलियन टन घरेलू मोनाजाइट भंडार का दोहन करने और चीन पर निर्भरता कम करने के लिए 2026-27 में इसकी घोषणा की गई है। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। और अगर एक लाइन में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना है तो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 6,000 MTPA REPM विनिर्माण लक्ष्य का समर्थन करने के लिए विशेष रूप से 4 राज्यों में स्थापित उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ये फैक्ट्रीज स्थापित की जाएंगी, ताकि हम लोग बीच सैंड माइनिंग से प्राप्त होने वाले मोनाजाइट से हम लोग रेयर अर्थ प्राप्त करें और उससे हम लोग रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स को बनाएं, अपने ही देश में बना पाएँ उसको। ठीक है, ताकि इससे स्वच्छ ऊर्जा निर्माता, EV उद्योग, रक्षा, एरोस्पेस सभी को इससे फ़ायदा मिले। ठीक है, चलो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगली स्कीम की तरफ बढ़ते हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं इसी को मानूंगा आपके लिए अभी के लिए। ठीक है, ये है VBG रामजी 2025 का जो अधिनियम है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसका फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बताओ कि VBG रामजी का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट की ये स्कीम है। पहले इसको मनरेगा बोला जाता था। ठीक है, महात्मा गांधी नरेगा स्कीम थी। इसको अब रिप्लेस कर दिया गया है VBG रामजी से। रिप्लेस करने के साथ साथ कुछ नई चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं, कुछ पुरानी चीज़ों को इससे मॉडिफाई किया गया है। तो वो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें नई है, क्या क्या चीज़ें इसमें मॉडिफाइड है। सबसे पहले तो ग्रामीण विकास मंत्रालय की ये स्कीम है और 2026 में इसको लॉन्च किया गया। 1 जुलाई 2026 से लागू हो चुकी है। ठीक है, 2025 की स्कीम है लेकिन 1 जुलाई 2026 से ये शुभारंभ इसका हो चुका है। इसका उद्देश्य है गारंटीकृत मजदूरी और टिकाऊ संपत्ति के साथ मजबूत ढांचे के साथ मनरेगा को प्रतिष्ठापित करना। यानी मनरेगा को बंद करके इसका अपग्रेडेड वर्जन VBG रामजी लाया गया है, जो सिर्फ रोजगार ही नहीं देगा बल्कि एक इंपॉर्टेंट एसेट के तौर पे भी देश के लिए काम करेगा। ठीक है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। जो इंपॉर्टेंट बदलाव हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं यहाँ पर इस तरीके से। सबसे पहले तो रोजगार के दिन, कानूनी रूप से जो मनरेगा था उसमें 100 दिन था, राइट, 100 दिन का रोजगार दिया जाता था उसमें, लेकिन यहाँ पे 125 दिन पर परिवार यहाँ पे रोजगार दिया जाएगा, ऐसी बात की गई है। और दूसरी बात है फंडिंग की। फंडिंग यहाँ पे बड़ा बदलाव किया गया है केंद्र राज्य मॉडल में। जो पहले मॉडल था यानी कि मनरेगा था उसमें 75-25 का था। ठीक है, 75-25 के रेशियो के हिसाब से फंडिंग की जाती थी, यानी कि केंद्र सरकार का 75% और राज्य सरकार का 25% हिस्सा उसकी फंडिंग में होता था। लेकिन अब वाले में फंडिंग 60-40 कर दी गई है। आपको यहाँ पे ध्यान से देखने पे मिलेगा कि अभी भी केंद्र सरकार की फंडिंग का हिस्सा जो है ज़्यादा है, इसमें 60 है, राज्य का कम है। लेकिन आप पहले के हिसाब से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे राज्य सरकार का हिस्सा बढ़ चुका है, केंद्र सरकार का घट चुका है। पहले 75% था, अब 60% है केंद्र सरकार का। इनका पहले 25 था, अब 40 हो चुका है। लेकिन ओवरऑल अभी भी केंद्र सरकार का ज़्यादा है, राज्य का कम है। लेकिन पहले के कंपैरिजन में राज्य सरकार का ज़्यादा हो गया है, केंद्र सरकार का कम हो गया है। यही एक विवाद का पॉइंट बन गया था इसमें, जिसमें सारे के सारे राज्य बोल रहे थे कि आप इस पर देखो एक बार कि हमारा परसेंटेज इसमें बढ़ चुका है पहले के हिसाब से, तो हम लोग ऑलरेडी GST आने के बाद हमारा रेवेन्यू वैसे ही नहीं हो रहा है, तो आप इस तरीके से खर्चा क्यों बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक विवाद का पॉइंट बना हुआ था सारे राज्यों के और केंद्र के बीच में।
और अभी जो केंद्रीय आवंटन है यहाँ पे 95,692.31 करोड़ का है, यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। और डिजिटल संपत्ति, तो थर्ड चीज़ इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि डीबीटी स्पर्श के माध्यम से डायरेक्ट भुगतान किया जाएगा, यानी कि इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इस स्कीम के तहत डीबीटी स्पर्श एक पोर्टल एक तरीके से आप बोल सकते हैं, तो उसके माध्यम से डायरेक्ट भुगतान किया जाएगा पैसे का। और जो भी सड़क या कोई भी चीज़ अगर बनेगी तो उसका डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा VBNRIS पर, और उसके माध्यम से उस बनाए गए काम पर निगरानी लगातार की जाएगी, ट्रैकिंग उसकी की जाएगी, ठीक है। तो 1 जुलाई 2026 से लागू किया जा चुका है, लेकिन मनरेगा के तहत जो पुरानी देनदारियां रह गई हैं, जो पैसा चुकाना है, उसको धीरे धीरे चुकाया जाएगा, और उस चुकाने के साथ साथ ही मनरेगा को धीरे धीरे ख़त्म किया जाएगा, और VB जी राम जी अब लागू हो चुका है, ठीक है। उसको चरणबद्ध तरीके से कम किया जाएगा। तो एक लाइन में अगर आपको देखना है तो VB जी राम जी आधिकारिक तौर पर मनरेगा की जगह लेता है। 60-40 केंद्र राज्य लागत साझेदारी मॉडल के तहत गारंटीकृत रोजगार को 125 दिनों तक बढ़ाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए ये इंपॉर्टेंट था। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं शी मार्ट्स अंडर डे NRLM। डे NRLM का मतलब होता है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। तो इसके तहत शी मार्ट्स को अभी लाया गया है। अब आप कहेंगे सर ये क्या है, तो चलो इसको ही बता देते हैं। आपने SHG सुना होगा, राइट, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह सुना होगा, जिसमें जो गांव की महिलाएं होती हैं उन सभी को रोज़गार प्रदान करने के लिए, ताकि वो सभी भी, उनकी भी स्थिति समाज में और ज़्यादा समृद्ध हो सके और ज़्यादा उनकी स्थिति अच्छी मजबूत हो सके, उसके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट लाया गया था, जिसमें कि वो जितने भी लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं उस गांव के, उस एरिया के, उनको बना करके, उनको तैयार करके वो एक ग्रुप के तौर पे वहाँ पे उसको बेच सकते हैं, राइट। तो इसमें इंडिविजुअल्स होते हैं और उनका मिलकर के ग्रुप होता है, जिसको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बोला जाता है। तो अब ये प्रोडक्ट्स कहाँ बेचे जाएंगे, तो इनको बेचने के लिए एक स्टोर बनाया जाएगा, उन स्टोर्स को ही बोला जाता है शी मार्ट्स, ठीक है। तो मोटा मोटा इन्हें आपको एक लाइन में इसका सारांश बता दिया है। तो अब इसके बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो मंत्रालय है, सबसे पहले आपको वो ये देख लेना है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय है। इसका उद्देश्य है समुदाय के स्वामित्व वाले खुदरा स्टोर स्थापित करके ग्रामीण महिलाओं की आजीविका को औपचारिक उद्यमों में बदलना। अब आपको इसका मतलब समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है इसका उद्देश्य, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में मोटा मोटा बता दिया था। तो इसका उद्देश्य यही है कि जो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वाली दीदियाँ होती है, उनके अचार जैसे जो भी प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जैसे अचार, मसाले या फिर हैंडीक्राफ्ट होंगे, तो उनको गांव के शी मार्ट नाम के स्टोर में बेचना है, ताकि उनकी आजीविका को और मजबूत किया जा सके और उनके इसको औपचारिक उद्यम में बदला जा सके, ठीक है। लेकिन इसके लिए पात्रता भी रखी गई है कि केवल वही SHGs इसके लिए एलिजिबल हैं जो कि एक्टिव है, और एक्टिव होने के साथ साथ उनकी जो एनुअल इनकम है वो 1 लाख रुपये से ज़्यादा है। अगर कोई SHG निष्क्रिय है या फिर उसकी इनकम 1 लाख रुपए से कम है एनुअली, तो वो इसके लिए पात्र नहीं है, वो अपना शी मार्ट ऐसे यहाँ पे स्थापित अभी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट, इसका प्रोसेस देख लीजिए क्या रहेगा। सबसे पहले लखपति दीदी, आपने सुना होगा इसका नाम, राइट। तो लखपति दीदी प्रशिक्षण दिया जाएगा, पहले महिलाओं को बिजनेस की ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद SHG आउटपुट आएगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का आउटपुट आएगा, जो भी उनके प्रोडक्ट्स हैं वो बनेंगे, और उसके बाद वो प्रोडक्ट्स को शी मार्ट रिटेल आउटलेट्स में बेचा जाएगा, जो कि प्रति जिला एक डेडिकेटेड रिटेल आउटलेट और एक कामकाजी महिला छात्रावास यहाँ पे बनाया जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि हर जिले में एक शी मार्ट स्टोर होगा, उसके साथ साथ एक वर्किंग वुमेन हॉस्टल भी बनाया जाएगा, ठीक है। तो 2026 की महत्वपूर्ण अपडेट क्या है इसमें कि रिकॉर्ड 5 लाख करोड़ रुपए के जेंडर बजट के हिस्से के रूप में बजट 2026-27 में पेश किया गया था इसको, यानी कि अभी तक का सबसे ज़्यादा जेंडर बजट आया है, आज तक का रिकॉर्ड 5 लाख करोड़ रुपए का, तो उसके एक हिस्से के रूप में इसको यहाँ पे पेश किया गया। और इसके तहत इसके साथ साथ ही डे NRLM यानी कि जो दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, उसका एलोकेशन भी बढ़ा करके 19,200 करोड़ रुपए कर दिया गया, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये पूरा मामला समझ में आ गया होगा कि इस पूरे शी मार्ट्स का मतलब क्या है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक लाइन में अगर आपको बात करनी है तो यह योजना विशेष रूप से न्यूनतम 1 लाख रुपए की वार्षिक आय वाले SHGs के लिए हर जिले में समुदाय स्वामित्व क्यों, क्योंकि इसमें किसी एक का स्वामित्व नहीं है, उस SHG का है, SHG का एक कम्युनिटी है, राइट। तो SHG स्वामित्व वाले रिटेल आउटलेट्स को स्थापित करती है, ठीक है। तो ये इसका उद्देश्य हो जाएगा, आपको ये चीज़ें यहाँ से याद रहनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा है जल जीवन मिशन 2.0 JJM, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको भी देख लीजिएगा। जल और स्वच्छता, वाटर और सैनिटेशन से संबंधित है जल जीवन मिशन 2.0,
ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले इसका जो मंत्रालय है वो है जल शक्ति मंत्रालय, और इसका जो 2.0 है, जिसका पुनर्गठित चरण है, वो 2026 में इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। उद्देश्य है डिजिटल निगरानी के माध्यम से 55 या 55 LPCD, अभी बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। LPCD सुरक्षित पेयजल तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना और ग्रे वाटर के पुनः उपयोग को अनिवार्य बनाना। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हर गांव के हर घर में रोज 55 LPCD इतना साफ पानी पहुंचना चाहिए, और इतने साफ पानी के साथ साथ वहाँ पे जो ग्रे वाटर है, यानी कि जो नहाने धोने वाला पानी है, उसको रिसाइकिल करके खेती में यूज़ करना का प्रावधान, यानी करने से संबंधित वहाँ पे सुविधा उनके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दो चीज़ें इसके उद्देश्य हैं। तो अभी LPCD क्या होता है? LPCD सिंपली है लीटर पर कैपिटा पर डे, यानी कि एक दिन में एक व्यक्ति के पास कितना लीटर पानी यहाँ पे पहुँच रहा है। लीटर पर कैपिटा पर डे इसको बोला जाता है। ठीक है, लीटर पर कैपिटा पर डे, तो कितना होना चाहिए? 55 होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे तो देख लीजिए, इसके JJM के दो मुख्य फोकस हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव में भी दिख रहा होगा। एक यहाँ पे स्वच्छ आपूर्ति, और एक यहाँ पे ग्रे वाटर यानी कृषि में पुनः उपयोग कैसे किया जाएगा। तो दोनों में किस तरीके से फोकस किया जाएगा, अलग अलग देख लीजिए। संचालन की समय सीमा दिसंबर 2028 तक बढ़ाई गई है। जो स्वच्छ आपूर्ति जल के संचालन की समय सीमा थी वो पहले 2024 का टारगेट था, अब उसको 2028 तक बढ़ा दिया गया है। और इसके साथ साथ रियल टाइम IoT स्मार्ट सेंसर, यानी कि रियल टाइम IoT क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, राइट। जैसे आप जो इंटरनेट यूज़ करते हैं, मैं जो करता हूँ, ये हमारा इंटरनेट है, राइट। ऐसे ही अब जो आपकी मशीन्स आपस में कनेक्टेड रहती हैं, जैसे आप एलेक्सा को बोलते हो आपके लाइट चला देती है, आपके पर्दे खोल देती है। जैसे आप एलेक्सा को बोलते हो आपका पंखा चला देती है, आप वॉशिंग मशीन को बोलोगे वॉशिंग मशीन चला देगी। तो ये होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो ऐसे रियल टाइम इंटरनेट ऑफ थिंग्स स्मार्ट सेंसर्स उन नलकों में या पाइप्स में लगाए जाएंगे, ताकि इससे ये रियल टाइम मालूम चल जाए कि कितना प्रेशर इस पाइप में पानी का आ रहा है और कितना पानी यहाँ पे डेली आ रहा है, उसको ट्रैक किया जा सके। उसके साथ साथ जो ये नहाने धोने का पानी है उसको पुनः कृषि में उपयोग किया जाए, इसके लिए ग्राम स्तरीय अपशिष्ट जल उपचार अनिवार्य होगा, और उपचारित ग्रे वाटर विशेष रूप से कृषि सिंचाई के लिए उपयोग होगा। कहने का मतलब ये है कि नहाने धोने या कपड़े धोने वाला जो पानी है उसे साफ करके खेतों में दिया जाएगा, कृषि के लिए उसका यूज़ किया जाएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि 22 मार्च 2026 को JJM 2.0 के रूप में पुनर्गठित किया गया इसको, जल जीवन मिशन 2.0 को, और FY 2027 के लिए 67,670 करोड़, यानी कि 67,670 करोड़ रुपए के बजट का इसमें आवंटन किया गया है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए एक लाइन में अगर समरी आपको बतानी हो तो आप क्या बताएंगे कि JJM 2.0 कृषि क्षेत्र के लिए या कृषि के लिए ग्रे वाटर उपचार और IoT निगरानी पर अनिवार्य फोकस के साथ ग्रामीण नल जल मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाता है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। चलो अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं ELI स्कीम। ठीक है, ELI मतलब रोजगार आधारित प्रोत्साहन योजना। ठीक, इसको देख लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट और स्किल से संबंधित है। तो उसी पैटर्न पे चलते हैं जिस पर हम चलते चले आ रहे हैं कि सबसे पहले हम मंत्रालय देख लेंगे। तो इसका जो मंत्रालय है वो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय है, और 2025 में इसको लॉन्च किया गया था, और अगस्त 2025 से लेकर के जुलाई 2027 तक के लिए इसका संचालन किया जा रहा है। अब इसका कुल परिव्यय कितना है, कुल एक्सपेंडिचर इसमें कितना किया जाएगा वो यहाँ पर बताया गया है। इसमें बताया गया है कि 3.5 करोड़ से ज़्यादा नौकरियों के लक्ष्य के साथ 99,446 करोड़ रुपए इसमें एक्सपेंडिचर इतना इसमें किया जाएगा। और इसके लाभार्थी बेनिफिशियरी कौन होंगे? देखो, कहने का मतलब ये है कि 99,000 के आसपास इतना करोड़ रुपए के आसपास इतना खर्च करेंगे, और 3.5 करोड़ से ज़्यादा नौकरियाँ इसमें क्रिएट की जाएंगी। ठीक है, ये है। इसका बेनिफिशियरी कौन होगा? तो बेनिफिशियरी होंगे जो पहली बार EPFO पंजीकृत कर्मचारी होंगे और नियोक्ता होंगे। यानी सपोज कीजिए आप हैं, आपने पहली बार कहीं पे जॉब की, तो आपको EPFO में रजिस्टर किया जाएगा। तो एक तो आप इसके लाभार्थी हो जाएंगे, और आप जिस कंपनी में जाएंगे, यानी कि जिस कंपनी ने आपको पहली बार रोजगार दिया है, तो वो कंपनी और आप दोनों इसके लाभार्थी या बेनिफिशियरी हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें पैसा कैसे मिलेगा आप लोगों को, तो किस तरीके से आपको इसमें फ़ायदा दिया जाएगा? तो दो पार्ट्स में देख लीजिए, भाग ए और भाग बी में बांट दिया गया इसको। भाग ए कर्मचारी यानी आप हो, और भाग बी नियोक्ता यानी जिस कंपनी ने आपको नौकरी दी है वो है। ठीक है, तो कर्मचारी को क्या फ़ायदा होगा कि पहली बार EPFO में रजिस्टर होने पर, नौकरी करने पर उसको 15,000 रुपये तक की वेतन सब्सिडी दी जाएगी, और ये जो सब्सिडी है उसको ABPS के माध्यम से 2 किस्तों में ये दिया जाएगा। एक साथ नहीं मिलेगी, बल्कि 2 इंस्टॉलमेंट्स में उसको ये वेतन 15,000 रुपये का वेतन सब्सिडी यहाँ पर दिया जाएगा। और भाग बी जो है नियोक्ता, जिसने आपको नौकरी दी है, उसको हर एक एडिशनल कर्मचारी ऐड करने पर 3,000 रुपये
प्रति माह पर मंथ 3,000 रुपये उसको दिए जाएंगे उस नियोक्ता को, ठीक है, हर एक एडिशनल कर्मचारी यहाँ पे ऐड करने पर। इससे होगा क्या कि आप लोग का भी नौकरी के प्रति रुझान बढ़ेगा और वो लोग भी दूसरों को नौकरी देना चाहेंगे, इससे देश में रोजगार सृजन होगा। ये इसका मेन मकसद है। 24 महीनों को कवर करता है, यानी कि अगर वो नॉर्मल कंपनी है तो 24 महीनों तक उसको मिलेगा। अगर वो विनिर्माण वाली कंपनी है, फैक्ट्री वगैरह ऐसा कुछ है, तो उनको 48 महीनों तक ये विस्तारित किया जा सकता है। ये 3,000 रुपये प्रति माह का अतिरिक्त कर्मचारी का जो उसके लिए अनाउंसमेंट है, ठीक है, उसको। तो ABPS के माध्यम से यहाँ पे 2 किस्तों में इनको वितरण किया जाएगा। कहने का मतलब है कि जो सीधा बैंक अकाउंट में जाएगा उनके 15,000 रुपया, लेकिन 2 किस्तों में जाएगा, ठीक है। तो ये है 2026 की इंपॉर्टेंट अपडेट। ये है कि गैर अनुपालन दावों को रोकने के लिए EPFO के रियल टाइम इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न ECR के माध्यम से सक्रिय वितरण ट्रैक किया गया। यानी हो सकता है कि कोई कंपनी फ्रॉड कर दे या फिर कोई व्यक्ति फ्रॉड करे, आपस में मिलकर के कंपनी और व्यक्ति फ्रॉड करें। असल में वो जॉब कर नहीं रहे, उसने जॉब दिया नहीं है, लेकिन सरकार से वो पैसा ले रहे हैं कि हमने जॉब दिया है और हम जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए, ऐसे फ्रॉडुलेंट्स को रोकने के लिए यहाँ पे EPFO का रियल टाइम इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न के माध्यम से ऐसी चीज़ों को ट्रैक किया जाएगा रियल टाइम पे, ठीक है, ताकि ऐसा कोई भी फ्रॉड ना हो, ठीक। तो अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है तो 15,000 रुपये का 15,000 रुपये कर्मचारी प्रोत्साहन की दूसरी किस्त अनिवार्य डिजिटल वित्तीय साक्षरता प्रोग्राम को पूरा करने पर ही प्राप्त होगी। मतलब 15,000 रुपये की जो दूसरी किस्त है आपकी, वो आपको तभी मिलेगी जब आपने जो कंपलसरी डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम है उसको भी पूरा किया हो गया होगा, ठीक है, तभी आपको दी जाएगी। तो इससे एक और नौकरियों का सृजन हो रहा है, दूसरी ओर जो डिजिटल लिटरेसी है उसको भी बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज़ PMAY, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0, यानी कि जो शहर में रहने वाले गरीब या मध्यम वर्ग के परिवार होते हैं उनके लिए जो योजना है, आवास की योजना है, उसको बोलते हैं PMAY U 2.0, इसको लाया गया है। इसके लिए मंत्रालय जो है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय MOHUA इसको बोला जाता है। इसका उद्देश्य है कि जो EWS कैटेगरी के परिवार हैं या LIG लो इनकम ग्रुप है, मिडिल इनकम ग्रुप है, जो शहर में रहने वाले परिवार हैं उनको पक्के घर उपलब्ध कराना, और इनकी संख्या कितनी, लगभग 1 करोड़ तक की, ठीक है, 1 करोड़ तक इनको ये संख्या इनको प्राप्त करनी है, ये इसका उद्देश्य है। और अगले 5 वर्षों में अगर आप देखेंगे तो अगले 5 वर्षों में 10 लाख करोड़ तक का निवेश, इतने रुपए तक का निवेश इसमें किया जाएगा इस योजना के तहत, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे की जा रही है। और जो PMAY U 2.0 है, इसके टोटल 5 वर्टिकल्स हैं, यानी कि 5 तरीके के घर या लाभार्थी एक तरीके से आप बोल सकते हैं वो हैं, और 5 तरीके के घर इसमें बांटे जाएंगे। कैसे कैसे? सबसे पहले BLC यानी कि बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, लाभार्थी आधारित निर्माण, यानी कि ज़मीन आपकी होगी, बस सरकार उसमें घर बनाने के लिए आपको पैसा दे देगी, तो घर आप अपने हिसाब से उसमें बनाएंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन बोला जाएगा। दूसरा होता है आपका AHP यानी कि अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, यानी कि साझेदारी में किफ़ायती आवास, मतलब सरकार और बिल्डर मिलकर के सस्ते फ्लैट्स बनाएंगे और वो आपको उपलब्ध करेंगे। थर्ड है आपका अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस ARH, यानी कि किफ़ायती किराए के आवास, जैसे फैक्ट्री या IT में जो काम करने वाले लोग होते हैं उनके लिए सस्ते रेंट वाले हॉस्टल्स या फ्लैट बनाए जाएंगे। फोर्थ है इसमें ISS यानी कि इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, यानी पहले 8 लाख रुपए तक के होम लोन पर 4.0% ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। यानी अगर आपको घर बनाना है सपोज कीजिए, तो आपको जो आपने लोन लिया तो उसमें पहले जो 8 लाख रुपए होंगे उस पर 4% की सब्सिडी आपको दी जाएगी, यानी कि 4% तक का ब्याज उसमें गवर्नमेंट चुकाएगी। ये होगा ISS। अगला है आपका 5वां टेक ग्रांट या TIG इसको बोला जाता है। आपदा प्रतिरोधी निर्माण के लिए अतिरिक्त 1,000 रुपये प्रति वर्ग किलोमीटर तक का आपको इसमें दिया जाएगा। मतलब अगर आपने भूकंप प्रूफ घर बनाए हैं तो आपको एक्स्ट्रा 1,000 रुपया दिया जाएगा 1 स्क्वायर किलोमीटर पर, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा गया। महत्वपूर्ण अपडेट क्या है 2026 की, कि PM सूर्य घर सौर योजना, जो सूर्य घर सौर योजना है उसके साथ एकीकृत करने और गति देने के लिए अंगीकार 2026 राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि अंगीकार 2026 राष्ट्रीय अभियान क्या है, तो PMAY U 2.0 के साथ साथ PM सूर्य घर सौर योजना को भी एकीकृत किया गया है, जिससे कि उनको किफ़ायती दाम पे सस्ता आवास भी मिल जाए, उसके साथ साथ सोलर एनर्जी की तरफ भी हम लोग बढ़ सके, तो दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएंगी, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ब्याज सब्सिडी योजना ISS जो वर्टिकल है, इस पर 9 लाख रुपये प्रति वर्ष तक कमाने वाले परिवारों के लिए 8 लाख रुपए तक के होम लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी प्रदान करता है। जो मैंने आपको बता दिया ऊपर वही ये चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम लोग देख लेते हैं सार्थक PDS, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, खाद्य सुरक्षा और डिजिटल गवर्नेंस से संबंधित ये टॉपिक आपके लिए हो जाएगा, ठीक है।
सेम पैटर्न पर चलेंगे, पहले मंत्रालय फिर उद्देश्य। ठीक है, पीडीएस मतलब क्या होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है पीडीएस का मतलब। ठीक है, तो इसको देखते हैं इसमें क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले मंत्रालय, तो इसके लिए जो मंत्रालय रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम है उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। इसकी ये स्कीम है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है। इसका ऑब्जेक्टिव है एआई या ब्लॉकचेन के माध्यम से खाद्य सुरक्षा नेटवर्क का आधुनिकीकरण करना और एफपीएस डीलर पारिश्रमिक को बढ़ाना। मतलब कहने का ये है कि जो खाद्य सुरक्षा नेटवर्क है, फूड सिक्योरिटी का जो पूरा का पूरा नेटवर्क होता है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन होता है खाने का, ठीक है, डीलर की शॉप होती है या जितने लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो सारी की सारी जो पूरा नेटवर्क है उसको मॉडर्नाइज करना है एआई और ब्लॉकचेन के माध्यम से, ताकि राशन में लीक ना हो सके, कालाबाजारी को रोका जा सके, कालाबाजारी ना हो सके, और उसके अलावा दुकान वाले को भी ज़्यादा पैसा मिल जाए। ठीक है, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। इसके लाभार्थी या बेनिफिशियरी कौन होंगे, एनएफएसए के लाभार्थी जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत भोजन पाते हैं, फूड पाते हैं, ऐसे 81.35 करोड़ लोग, और उसके साथ साथ एफपीएस डीलर्स भी इसके बेनिफिशियरी होंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब आगे है कि जो सार्थक पीडीएस है, इसके 3 मेन पिलर्स हैं। ठीक है, आपके सामने लिखे हैं निर्मल, आशा और सक्षम। क्या है ये पिलर्स, इनको देख लेते हैं एक बार। जो इसमें सबसे पहले निर्मल है, तो निर्मल का क्या मतलब है, एआई संचालित रियल टाइम लाभार्थी रजिस्ट्री, यानी कि ये एक तरीके से बेनिफिशरीज़ की रजिस्ट्री है और उनके हर चीज़ को रियल टाइम पे ट्रैक किया जाएगा, एआई से संचालित किया जाएगा। मतलब कि कौन कितना राशन ले रहा है, ठीक है, एआई इसका तुरंत हिसाब किताब रखेगा और डुप्लीकेट कार्ड्स यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा पिलर है आपका आशा। आशा एक बहुभाषी एआई शिकायत चैटबॉट है, यानी अगर दुकान वाले ने कम राशन दिया आपको, तो आप अपनी भाषा, हिंदी, इंग्लिश, तमिल या कोई सी भी भाषा में एआई बॉट से शिकायत कर सकते हो। ये आशा है। थर्ड है आपका सक्षम। सक्षम है जीपीएस और क्यूआर आधारित सप्लाई चेन ट्रेसेबिलिटी, यानी जो ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है अनाज का, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है। ठीक है, तो ट्रक कहाँ से चला, कहाँ पहुँचा, इन सभी को क्यूआर स्कैन और जीपीएस के माध्यम से इनको ट्रैक किया जाएगा और अनाज बीच में ऐसे गायब नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये इसके 3 मेन पिलर्स हैं और इसका जो ये पूरा है, ये इसका एकीकरण इंटीग्रेशन बेस है, एकीकरण आधार है, जिसमें स्मार्ट पीडीएस और इंट्रा स्टेट परिवहन सहायता का विलय किया जाएगा और उसमें ये 3 पिलर्स आपके मेन हो जाएंगे। इसका टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो टोटल एक्सपेंडिचर है इस इंटीग्रेशन बेस का, इन सब चीज़ों को करने के लिए 25,530 करोड़ रुपये का इसमें एक्सपेंडिचर आएगा। तो लेटेस्ट 2026 की अपडेट क्या है कि 16वें वित्त आयोग चक्र के साथ काम करने के लिए सीसीईए द्वारा मई 2026 में स्वीकृत कर दिया गया इसको। सीसीईए मतलब कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, उनके द्वारा मई 2026 में कैबिनेट ने इसको 16th फाइनेंस कमीशन के साथ जोड़ करके इसको अप्रूव कर दिया गया है, ताकि इनका साइकिल सेम हो जाए। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखना है कि 25,530 करोड़ रुपए के परिव्यय के तहत स्मार्ट पीडीएस को एकीकृत करता है और जो 3 मुख्य एआई स्तंभों द्वारा संचालित है, निर्मल जो कि रजिस्ट्री का काम करेगा, आशा जो कि शिकायत का काम करेगा, और सक्षम जो कि एक सप्लाई चेन को ट्रेस करने का काम करेगा। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। उद्योग विस्तार को लेकर के स्कीम्स है यहाँ पे। एसएमई ग्रोथ फंड बेसिकली एक फंड है और उसके साथ साथ है भव्य रसायन। ठीक है, तो एमएसएमई और इंडस्ट्री स्केलिंग से संबंधित ये है। तो सेम पैटर्न देखते हैं, मंत्रालय और थीम। सबसे पहले मंत्रालय, तो एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा एसएमई ग्रोथ फंड और रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा भव्य रसायन, इनको चलाया जा रहा है। ठीक है, तो क्या है ये दोनों चीज़ें, इसको देख लेते हैं। पहले इनकी थीम देख लेते हैं। थीम है कर्ज आधारित अस्तित्व से इक्विटी आधारित विस्तार और बड़े क्लस्टर आधारित बुनियादी ढांचे की ओर बदलाव करना। मतलब जो एमएसएमईज पहले कर्ज लेकर के काम करते थे, अब सरकार उनमें हिस्सेदारी खरीदेगी और हिस्सेदारी खरीदेगी तो साथ में बड़े बड़े इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स भी बनाए जाएंगे इसमें। ठीक है, तो जो लोन लेकर के काम किया जाता था वहाँ से हट करके अब इक्विटी बेस्ड काम किया जाएगा और इक्विटी बेस्ड एक्सपेंशन इनका यहाँ पे किया जाएगा और क्लस्टर आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचे की ओर इनको बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एसएमई ग्रोथ फंड देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले कैपिटल 10,000 करोड़ रुपए का समर्पित इक्विटी निवेश कॉर्पस इसमें होगा। मतलब अब बैंक लोन नहीं बल्कि सरकार सीधा कंपनी में पैसा लगाकर पार्टनर बनेगी। अब आपको या इनको मतलब जो एमएसएमईज होते हैं इनको बैंक से लोन लेने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब सरकार सीधा इन कंपनीज में निवेश करेगी और इनको इसमें पार्टनरशिप करेगी और इनका जो बेस है वो भी बढ़ जाएगा कहीं ना कहीं। उसके बाद अगला सेटलमेंट कैसे होगा, ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य पंजीकरण किया जाएगा, यानी कि जो
बड़ी कंपनीज हैं, अगर उन्होंने एमएसएमईज का पेमेंट लेट किया, लेटेंसी कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, तो ट्रेड्स पर तुरंत पैसा मिलेगा उनको, ठीक है, ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर उनको तुरंत पैसा दिया जाएगा। अगला है एक्सपोर्ट्स, यानी कि ई कॉमर्स निर्यात पर 10 लाख रुपए पर कंसाइनमेंट मूल्य सीमा को पूरी तरह से हटाया गया है। मतलब जो आपके ई कॉमर्स हैं, जैसे कि अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट है, इनसे विदेश सामान भेजने पर जो 10 लाख रुपए पर कंसाइनमेंट की फ़ीस की जो लिमिट थी उसको ख़त्म कर दिया गया है। मतलब अब छोटा माल भी यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो 10 लाख रुपए पर कंसाइनमेंट का पहले इतना प्राइस हुआ, तभी उसको वो लोग विदेश में निर्यात करेंगे, ऐसा उनका प्रावधान था, लेकिन अब उस लिमिट को हटा दिया गया है। अब छोटे छोटे कंसाइनमेंट्स को भी विदेश में भेजा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा एसएमई ग्रोथ फंड काम करेगा। अगला है आपका भव्य रसायन। भव्य रसायन क्या चीज़ है, इसको देख लेते हैं। स्केल देख लेते हैं इसका पहले। न्यूनतम 2000 एकड़ के विशाल औद्योगिक या इंडस्ट्रियल पार्क्स यहाँ पे बनाए जाएंगे। मतलब 2000 एकड़ के मेगा केमिकल पार्क्स बनाए जाएंगे, जिनके लिए फंडिंग प्रति पार्क 1000 करोड़ रुपए तक का केंद्रीय अनुदान दिया जाएगा, और जिसके लिए 500 करोड़ रुपए का राज्य का मिलान आवश्यक होगा। मतलब केंद्र की तरफ से 1000 करोड़ रुपए प्रति पार्क दिया जाएगा, प्लस 500 करोड़ रुपए राज्य की तरफ से दिया जाएगा। इसका मतलब टोटल एक पार्क के लिए पर पार्क 1500 करोड़ रुपए का अनुदान यहाँ पे दिया जा सकता है। ये इसकी फंडिंग इस तरीके से होगी भव्य रसायन के तहत। इसका जो कोर है वो क्या है, केंद्रीकृत सीईटीपीज और खतरनाक अपशिष्ट टीएसडीएफ्स होंगे। मतलब कहने का ये है कि सभी फैक्ट्री का जो गंदा पानी होता है वो एक जगह साफ़ होगा, सीईटीपी, और जो खतरनाक अपशिष्ट वाला जो खतरनाक अपशिष्ट है, जो खतरनाक कचरा है, वो एक जगह टीएसडीएफ्स में एकत्रित किया जाएगा। इस तरीके से ये काम करेगा भव्य रसायन, ठीक है। तो ये आपको दोनों चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लीजिए शॉर्ट में, जो एसएमई फंड है वो कर्जे के बजाय 10,000 करोड़ तक की इक्विटी प्रदान करता है इन कंपनीज़ को, और भव्य योजना न्यूनतम 2000 एकड़ के 3 रासायनिक पार्क स्थापित करने के लिए प्रति पार्क 1000 करोड़ रुपए प्रदान करती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। समरी अगर आपको देखनी होगी तो आप छोटा सा इसमें बोल सकते हो कि छोटी कंपनी को कर्ज नहीं बल्कि सीधा 10,000 करोड़ की इक्विटी मिलेगी, प्लस उनका एक्सपोर्ट ईजी हो जाएगा, क्योंकि कंसाइनमेंट की जो लिमिट थी प्राइस की वो हटा दी गई है। और दूसरा ये है कि 2000 एकड़ के 3 बड़े केमिकल पार्क्स खोले जाएंगे और हर पार्क को 1000 करोड़ का केंद्रीय अनुदान दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है। तो ये सब कुछ एक काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, तो लेकिन इंपॉर्टेंट स्कीम्स जिनके आपके एग्जाम में आने की संभावनाएँ हैं वो मैंने आपसे डिस्कस करी है। अब मैं गारंटी नहीं दूंगा कि इनमें से आ जाएगी, लेकिन इनकी संभावनाएं हैं, ये आ सकती है। और इंपॉर्टेंट पहलू मैंने आपको बता दिए हैं, और ये भी बता दिया कि कैसे आपको इन स्कीम्स को और डिटेल में थोड़ा पॉइंट्स देख लेने हैं इनकी वेबसाइट्स में जा करके, ठीक है। तो ये है, आपको इसका PDF ऑब्वियसली मिल ही जाएगा। तो और बताइएगा कौन से टॉपिक्स आपको चाहिए, वरना बाकी टॉपिक्स तो मैं एक एक करके कवर कराऊंगा यहाँ पे, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। जैसा भी रहा आप कमेंट पे बता दीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू ऑल।